नमस्कार दोस्तों। मूल विधि में अब हम लोग आगे करेंगे क्योंकि लोग आयकर अधिनियम कर रहे थे, तो अब आगे करते हैं। अभिकर्ता तक कल हो गया था। आज जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किसी कंपनी का समापन या रिसीवर निर्धारण अधिकारी को 30 दिन के भीतर अपनी नियुक्ति की सूचना देना होगा, वो धारा 178 के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि निर्धारित अधिकारी द्वारा 3 माह के भीतर समापन को वह रकम अधिसूचित करेगा जो सदस्य कर का उपबंध करने के लिए पर्याप्त होगी। धारा 17 क्या है? धारा 17 कहता है कि कर संग्रहण और वसूली के संबंध में है कि कर संग्रहण और वसूली कैसे करी जाएगी उसके बारे में। धारा 190 के बारे में देखिए क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि जहाँ किसी आय पर नियमित निर्धारित किसी वाद के निर्धारण वर्ष में किया जाना है तो ऐसी आयकर यथा स्थिति स्रोत और कटौती द्वारा संग्रह द्वारा या अग्रिम समुदाय द्वारा संदेह होगा। वो 190 है, धारा 190। देखिए थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, इसी बात को बड़े इजीली वे से समझाया जा सकता है, लेकिन ना जाने क्यों विधिक में इतनी लैंग्वेज टफ होती है। धारा 191 में प्रत्यक्ष भुगतान के विषय में है। रिफंड के बारे में धारा 19 के अध्याय 19 में है। धारा 237 है, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति रिफंड का हकदार तभी होगा यदि वह निर्धारित अधिकारी को समापन करा देगा कि उसके द्वारा अदा की गई राशि उचित रूप से प्रभार्य राशि से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। धारा 239 के अनुसार, धारा 239 में कहा गया है कि रिफंड हेतु आवेदन की परिसीमा निर्धारित वर्षों के अंतिम दिन से 1 वर्ष के भीतर है। जहां निर्धारित अधिकारी निर्धारण माह के अंत से 3 मास के भीतर प्रतिदाय रिफंड मंजूर नहीं करता है, वह 3 माह के ठीक बाद की तारीख से रिफंड के आदेश होने की तिथि तक 15% प्रति वर्ष दर की साधारण ब्याज दे होगा, जो कि धारा 243 है। धारा 244 का क्या कहता है? देखिए धारा 244 का ये कहता है कि यदि किसी रकम या रिफंड निर्धारित को दे हो जाता है तो वहाँ उक्त रकम के अतिरिक्त उस पर 1/2 मतलब 50% की दर से साधारण ब्याज की निर्धारित प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 245 क्या करता है कि संदेह करो के प्रति रिफंड का मुजरा में किया जाता है। अब धारा 245 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा गठित होती है समझौता आयोग। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं समझौता आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य। उच्चतम न्यायालय के मामले में जो धारा है 257 के अंतर्गत ये सुनवाई होती है, और अगर राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण किया जाता है धारा 263 में। धारा 263 में देखेंगे कि राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण किया जाता है। धारा 263 के अधीन देखेंगे कि पुनरीक्षण की परिसीमा आदेशों की तारीख से 2 वर्ष है। ठीक है। धारा 243 है, 264 है, उसमें 1 वर्ष के लिए पुनरीक्षण के बारे में बात कही गई है। अधिनियम के अधीन किसी सूचना या निर्देश का पालन करने में असफल रहने पर प्रत्येक असफलता के लिए 10,000 रुपये का पेनल्टी का संदाय किया गया है। अपनी आय के या अनुषंगी फाइलों के विवरण को छुपाने या गलत विशिष्टियां देने वाले व्यक्ति पर ऐसी राशि की शासिक मतलब पेनल्टी होगी जो उसके प्रयास पे किए जाने वाली राशि से कम नहीं होगी, किंतु उसकी तिगुनी से अधिक नहीं होगी। धारा 271 में देखिए जो विधिक है ना, इसमें लैंग्वेज इतनी टफ बना देते हैं कि आदमी पढ़ के ही डर जाए। अब यही बात ये कह सकते थे कि 3 गुने से ज़्यादा नहीं, 3 गुने से ज़्यादा नहीं करेंगे और कम से कम होगी। ठीक है, इसमें ये कह सकते थे कि जो पेनल्टी लगेगी वो 3 गुनों से ज़्यादा नहीं होगी। सीधे ये लाइन लिखा उन्होंने, कम नहीं होगी किंतु उसकी 3 गुनी से अधिक नहीं होगी। ये सब मतलब ये ऐसी लैंग्वेजेस है जिसकी वजह से आप पढ़ के बिल्कुल भयभीत हो जाए। धारा 271 के के अधीन लेखा बाधियाँ बहियाँ दस्तावेज आदि बनाए रखने या रखने की असफलता का जो पेनल्टी है वो 25,000 रुपये होगी। किसी अंतर्राष्ट्रीय या देसी समव्यवहार की बाबत
गलत रिपोर्ट या दस्तावेज देने या बनाए रखने में असफल रहने पर शासित समव्यवहार के मूल के 2% के बराबर होगी। आगे देखते हैं, लेखाओं की संपरीक्षा कराने में असफल रहने पर कारोबार के कुल विक्रय आवर्ती या सकल प्राप्तियों के 1/2% की रकम के बराबर शास्त्रीय या 1,50,000 जो भी देय होगी। धारा 271 के खा में बोला गया है। सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व आय की विवरणी देने में असफल रहने पर शासित 5,000 रुपये होगी। धारा 271 के चा में है। 271 के जा में बोला गया है कि भाई यहाँ पर पहले धारा 200 के उपधारा 3 में और धारा 206 के घा के परंतुक के अधीन अभिष्ट कोई विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहने की शास्ति होगा, जो कि 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक होगा। ये धारा 271 के जा में है। धारा 272 के का के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरण या कथन निरीक्षण के बारे में अगर बात करी जाए तो इसकी अनुज्ञा देने में असफल रहने पर प्रत्येक व्यक्ति असफल या व्यतिक्रम पे 10,000 रुपये की शासित या पेनल्टी होगी। अब देखिए 273 का कहते हैं कि अगर आपको पेनल्टी घटानी है, ठीक है, तो इसकी जो शक्ति है वो प्रधान आयुक्त या आयुक्त की होगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, अगर पेनल्टी से उन्मुक्त प्रदान करने की जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त की जो शक्ति है धारा 273 के का काम में है। अध्याय 22 में अपराध एवं अभियोजन के संबंध में है। धारा 132 के 1 के सेकंड बी के अधीन किसी आदेश के उल्लंघन पर दंड 2 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकेगा और जुर्माना भी 275 बी में है। कर वसूली को विफल करने हेतु संपत्ति को कपटपूर्वक हटाने, छिपाने, अंतरिम करने या परिधान करने पर दंड 2 वर्ष तक का कठोर कारावास का तथा जुर्माना होगा। धारा 276 में धारा 276 के खा के अनुसार संग्रहित कर को केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहने पर दंड कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 माह से 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी होगा। जानबूझकर 25 लाख रुपए से अधिक रकम में कर अपवंचक पर कठोर कारावास जो 6 माह से 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। समझौता आयोग की न्यायपीठ पीठासीन अधिकारी, आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्यों से मिलकर बनती है। धारा 245 के खा में बोला गया है। एक न्यायपीठ से किसी दूसरे न्यायपीठ के मामले को अंतरित करने की जो शक्ति अध्यक्ष को दी गई है। कोई भी विनिश्चय न्यायपीठ के बहुमत द्वारा किया जाएगा। आयोग द्वारा दिया गया राजस्व संरक्षण के लिए अंतिम कुर्की का आदेश की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहता है। अब आते हैं धारा 245 के चा में। इस पर कहा गया है कि समझौता आयोग और शक्ति या प्रक्रिया के बारे में है। 245 का जा में कहा गया है कि अभियोग और पेनल्टी से उन्मुक्त देने की आयोग की शक्ति के बारे में है। 245 का जा का में बोला गया है कि कार्यवाही के बारे में है। 245 के झा पे ये बोला गया है कि समझौता आयोग का आदेश प्रत्येक आदेश निश्चायक कंक्लूसिव होगा। 245 के इंगा में बोला गया है कि निर्धारित अधिकारी द्वारा की जा सकेगी। समझौता आयोग के समक्ष की गई कोई भी कार्यवाही धारा 193, 196 तथा धारा 228 भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और धारा 245 के ठा में कहा गया है। अध्याय 20 में अपील और पुनर्निरीक्षण के संबंध में है। 246 में धारा अपील आदेशों के बारे में है। अपील एवं संदाय की तारीख से या किसी भी पेनल्टी या निर्धारण के लिए अपील है तो ऐसे निर्धारण या पेनल्टी की मांग की सूचना तामील होने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। धारा 249 में अपील के साथ फीस भी देनी होगी। 249 पे बोला गया है, कहा गया है कि अगर कैलकुलेटेड जो इनकम है वो 1,50,000 रुपये या उससे कम है तो 250 रुपये फीस यहाँ पे देनी होगी। 2 लाख रुपए से कम किंतु 1 लाख रुपए से अधिक पर 500 रुपये,
तथा आय 2 लाख रुपए से अधिक है तो फीस 1,000 रुपये तक दे होगी। अपील हेतु प्रक्रिया धारा 250 तथा आयुक्त अपील की जो शक्तियां हैं वो धारा 251 में दी गई हैं। अपीलीय अधिकरण का जो गठन है वो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, धारा 252 में है। अपीली केंद्रीकरण में न्यायिक सदस्य और लेखा सदस्य अपील होता है। अपीलीय अधिकरण का जो अध्यक्ष वो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी उच्च न्यायालय का आसीन या सेवानिवृत्ति 7 वर्षों की सेवा के साथ न्यायाधीश या अपील अधिकरण का ज्येष्ठ उपाध्यक्ष हो सकता है। अपीलीय अधिकरण आदेश की तारीख से 4 वर्ष के भीतर पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकता है, धारा 245 में 254 में। अपीलीय अधिकरण से कोई भी निर्देश उच्च न्यायालय को आदेश की अपेक्षा करने वाले आवेदक की परिसीमा 60 दिन तामील की जाएगी। अपील अधिकरण 120 दिन के भीतर मामले का कथन तैयार कर उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा। अन्य अवस्था में किसी रकम के कर अपवंचन हेतु 3 माह से 2 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने के दंड का प्रावधान है, धारा 276 के गा में। सत्यापन में अगर कोई भी मिथ्या हुई, कोई भी झूठ हुआ तो उसमें धारा 277 में दंडनीय अपराध है। 278 के काका में बोला गया है कि आपराधिक मन स्थिति के बारे में न्यायालय द्वारा उपधारणा जो धारा 278 के काका में विशेष न्यायालयों का जो गठन है केंद्रीय सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात करती है, धारा 280 का का है। विशेष न्यायालय जैसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं। विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का विचारण होता है, वो समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। अधिनियम के अधीन सूचना की तामील डाक या कोरियर या यूसीपीसी के अधीन विहित रीति से या दस्तावेज के पारेषण से की जाएगी। किसी बंद किए गए कारोबार की दशा में सूचना की जो तामील है बंद किए जाने के समय रहे किसी भी सदस्य पर कंपनी की दशा के में प्रधान अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी, 284 में। 289 के अधीन अधिनियम के अधीन अदा किए गए किसी धन की रसीद के बारे में जिक्र है। देखिए, अधिनियम के जो अधीन अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है, 290 में। उन्मुक्त किए जाने की यह शर्त यह होगी कि आय छिपाने या आय पर कर की चोरी से जुड़ी सभी परिस्थितियों को पूरी और सच्ची तरीके से प्रकट किया जाएगा। अधिनियम के अधीन प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम मजिस्ट्रेट के न्यायालय के स्तर तक के न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण किया जाएगा, धारा 292 में है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 तथा आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 की कोई बात केवल 18 वर्ष तक कम आयु के व्यक्ति के किसी अपराध को दोष सिद्धि को लागू होगी। 293 में सिविल न्यायालय में वादों या कार्रवाइयों के वर्जन से संबंधित है। 295 केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति के विषय में है और 296 जो है वह आपके प्रत्येक निगम केंद्रीय सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सत्र जबकि वह सत्र में हो वह 30 दिनों के लिए रखवाली कराएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आयकर अधिनियम जो 1922 निरसित हो गया था उसमें 297 धारा के अंतर्गत हुआ था। कठिनाइयों को दूर करने हेतु साधारण या विशेष आदेश धारा 298 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अगर आपको फॉर्म 16 जो फॉर्म संख्या 16 है वो टीडीएस प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर बताया गया है कि ये टीडीएस प्रमाण पत्र, देखिए क्वेश्चन आया भी था कि आयकर अधिनियम में जो फॉर्म नंबर 16 है वो टीडीएस प्रमाण पत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, जो आपके लिए नियोक्ताओं द्वारा करों की कटौती करने के बाद जारी किया जाता है। जब नियोक्ता वेतन पर कर कटौती की जाती है तो उन्हें आयकर अधिनियम द्वारा आपको एक टीडीएस प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र में कर कटौती और जमा करने का पूरा विवरण दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक है, अब देखिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 क्या, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अधिनियम की जो उद्देशिका है यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधियों का समेकन
और संशोधन करने से संबंधित है। इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है, ठीक है, और समस्त भारत पे भी लागू होता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति और बाहर जाके कोई भ्रष्टाचार करता है। राष्ट्रपति ने स्वीकृति 9 सितंबर 1988 को दी थी, और ये जो प्रवर्तित अर्थात लागू जब हुआ था वो 12 सितंबर 1988 को हुआ था। आगे देखेंगे तो देखिए धारा 2 है। मैंने आपको बोला था कि धारा 2 जो भी होती है सब परिभाषा से होती है, तो यहाँ पे परिभाषा के बारे में है। निर्वाचन क्या है, निर्वाचन से क्या मतलब है? संसद या किसी विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्य के चयन के प्रयोजनों के लिए किसी विधि के अधीन किसी भी माध्यम से कराया गया निर्वाचन है। लोक कर्तव्य क्या है, जिसको बोलते हैं पब्लिक ड्यूटी। यह एक ऐसा कर्तव्य है जिसके निर्वहन जनता या समस्त समुदाय के हितों द्वारा होता है। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट में पॉइंट दिए गए कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर या उसके लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में कुछ भी पारिश्रमिक पाता है तो वो कहलाता है पब्लिक सर्वेंट। कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर। तीसरे में है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार की स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी भी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी या अधिनियम 2013 में यथा परिभाषित जो भी किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है। कोई न्यायाधीश भी इसी में आता है, पब्लिक सर्वेंट में। कोई व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है या उसके अंतर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है जो कि परिसमापन प्राप्त या आयुक्त कमिश्नर भी है। अब आप इसको भी देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, ये सब आता है आपका पब्लिक सर्वेंट के अंदर। पॉइंट नंबर 10 ये भी आपका आता है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, ठीक है, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 ये भी आपका आता है पब्लिक सर्वेंट में। और पॉइंट नंबर 12 फिर आते हैं विशेष न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ कैसे होती हैं, किसमें? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज जो होते हैं वो धारा 3 में है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही करती है, आपको पता है। इसमें क्यों करती है? अपराधों को, जो अपराध होते हैं वो इसकी विशेष न्यायालय में चलते हैं, सभी एक जैसे न्यायालय में नहीं चलते हैं, ठीक है। इस अधिनियम में जो होता है, जो दंडा नियम किसी अपराध के लिए है, षड्यंत्र करने या करने का प्रयत्न करने या किसी दुष्प्रेरण के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे पैसे को छुपाने का तरकीब ढूंढते हैं लोग, पैसे को बचाने का, तो ये इसके लिए एक अलग से इसकी कोर्ट है, अलग से इसके न्यायाधीश हैं। फिर देखिए वही व्यक्ति विशेष न्यायाधीश नियुक्त हो सकेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय या सहायक न्यायाधीश है या रहे हैं। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए, उस अपराध का षड्यंत्र करने के लिए, उस अपराध का प्रयत्न करने के लिए या दुष्प्रेरण के लिए आदि मामलों का विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। किसी मामले का विचारण करते समय अगर विशेष न्यायाधीश इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकते हैं जिससे अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश अपराध का विचारण दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा। विशेष न्यायाधीश अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले के लिए दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचारार्थ सुपुर्द किए बिना भी संज्ञान कर सकता है। विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन होगा। विशेष न्यायाधीश जो है वो दोष सिद्ध व्यक्ति को कोई भी दंडादेश दे सकता है जो उस अपराध के लिए विधि या प्राधिकृत है। विशेष न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचरण करते समय जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोग सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा। अब हम लोग कल वाली जो वीडियो बनाएंगे उस पर हम लोग लिखेंगे, उस पर हम लोग बनाएंगे अपराध और शक्तियाँ मतलब पेनल्टी के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और कल वाली ही वीडियो में हम लोग MCQs भी कराएंगे, क्योंकि ये
अपराध और शक्तियाँ पेनल्टी के बाद सीधे एमसीक्यू जाएगा। तो कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।